अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आईकॉम पार्ट 1 के अकाउंटिंग के लेक्चर्स का मैं आप लोगों के लिए बाकायदा तौर पे आगाज़ करने लगा हूं। उसी सिलसिले में आज मैं पहले लेक्चर्स का आगाज़ करने लगा हूं और आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ आईकॉम पार्ट 1 के लिए नहीं बल्कि ADP प्रोग्राम्स के लिए भी है। इसके साथ साथ जो BCom है ADP कॉमर्स जो ADP प्रोग्राम है उसी का ही जो कॉमर्स फील्ड है जिसका पुराना नाम BCom था, ठीक है, उसके लिए भी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट, ठीक है। अकाउंटिंग में मौजूद जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ होते हैं, उनको हम आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जिसमें अगर हम देख लें तो सबसे पहले हमारे पास आता है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है? देखें, बिजनेस और एंटिटी कहते हैं शिनाख्त को। इस टर्म का मतलब है कि जो बिजनेस है वो अपनी अलग शिनाख्त रखती है, ठीक है। बिज़नेस और बिज़नेस का मालिक अपनी अलग अलग शिनाख्त रखती हैं। कैसे? देखें, डेली लाइफ में हम मुख्तलिफ़ बिज़नेसेस को देखते हैं जिनके मालिकान का हमें नहीं पता होता, लेकिन बिज़नेस को हम जानते हैं, ठीक है। जैसा कि एग्ज़ाम्पल अगर हम दे लें, नेस्ले कंपनी है, ठीक है, वो एक बिज़नेस है। नेस्ले को तो हम जानते हैं एक कंपनी है, लेकिन उसका मालिक कौन है हमें नहीं पता। उसके साथ साथ अगर हम देख लें वाल्स आइसक्रीम का तो हमें पता है, कंपनी का पता है, ठीक है, बिज़नेस है, चल रही है, लेकिन उसके मालिकान का हमें नहीं पता। और उसके साथ साथ देख लें बिज़नेस में, मार्केट में ऐसे बिज़नेसेस भी मौजूद हैं जिनके मालिकान इस दुनिया में ही नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वो बिज़नेस अभी तक चल रही हैं। यानी बिज़नेस अपनी अलग शनाख्त रखती है और बिज़नेस का ओनर अपना अलग शनाख्त रखता है। इसी के साथ साथ अकाउंटिंग में इन दोनों की अलग शिनाख्त रखने के लिए हम ये एग्जांपल भी ले सकते हैं। जब हम अपने प्रॉपर अकाउंटिंग को फॉलो करना है, ठीक है, उसके लिए देखें, जब जो बिज़नेस का मालिक बिज़नेस में पैसा लेके आता है, बिज़नेस ने ये नहीं कहना कि मालिक है जी पैसा लेके आया, नहीं, बिज़नेस ने क्या करनी है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है प्रॉपर। क्लियर हो गया? इसी तरह जब मालिक बिज़नेस से पैसा लेके जाता है, बिज़नेस ने ये नहीं कहना कि मालिक है जी जब मर्जी पैसे लेके जाए, नहीं, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। क्लियर हो गया? यानी बिज़नेस अपनी अलग शनाख्त रखनी होती है, क्योंकि बिज़नेस ने बिज़नेस के मालिक को जवाबदेह होना होता है। क्लियर है? इस वजह से बिज़नेस अपनी अलग शनाख्त रखती है। दूसरी चीज़ हमारे पास है, जो बिज़नेस है उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस। जिस तरह आईकॉम पार्ट 1 में हम एक और सब्जेक्ट पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, ठीक है, उसमें हम इन तीनों फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस को डिटेल से पढ़ते हैं। वो फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, और दूसरी टाइप हमारे पास आती है पार्टनरशिप, और थर्ड टाइप हमारे पास आती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये थ्री काइंड्स ऑफ बिजनेस हैं, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। 3 टाइप्स के बिजनेस होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब वाहिद, प्रोप्राइटर का मतलब होता है मलकियत। सोल प्रोप्राइटर का मतलब हुआ वाहिद मलकियती कारोबार, यानी जिसका एक मालिक होता है, जिस बिज़नेस का मालिक एक होता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। क्लियर हो गया? दूसरी जो दूसरी टाइप ऑफ बिज़नेस है वो है पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनर्स होते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके बिज़नेस चलाते हैं, वो पार्टनरशिप कहलाता है। इसमें नंबर ऑफ़ पार्टनर 2 से 20 तक होते हैं आमतौर पर, ठीक हो गया, वो पार्टनरशिप बिज़नेस कहलाती है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलते हैं, आपस में वो एग्रीमेंट करते हैं, वो प्रॉफिट और जो उनके पास जो प्रॉफिट आता है उसको वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाकायदा तौर पे पार्टनरशिप डीड बनती है जिसके तहत उनका एग्रीमेंट होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास आती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये थर्ड टाइप ऑफ बिज़नेस होती है। इसमें क्या होती है,
बिजनेस ने बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड होना होता है कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत। क्लियर हो गया। इसमें नंबर ऑफ पार्टनर तो खैर नहीं कर सकते, इसके जो हिस्से होते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं। क्लियर है। इसके जो मालिकान होते हैं उनको आप शेयर होल्डर्स कहते हैं। क्लियर हो गया है। इसको कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत आपको रजिस्टर्ड करनी होती हैं। जब जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं तो उसके लिए फिर आपको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी या प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में डिटेल से पढ़ लेंगे। इसी तरह ऊपर जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप हमने पढ़ा उसके भी मज़ीद डिटेल, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वगैरह ये सारे आप प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड टाइप, वो है हमारे पास गुड्स एंड थर्ड टर्म गुड्स एंड मर्चेंडाइज। गुड्स एंड मर्चेंडाइज देख लें। हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। गुड्स, यहाँ पे वर्ड आ रहा है गुड्स। आम लैंग्वेज में गुड्स का मतलब क्या है? अशिया। यहाँ भी मतलब वही है। ठीक है। दूसरा है मर्चेंडाइज। हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग के। गुड्स का मतलब जब हम अकाउंटिंग में देखते हैं, इससे मुराद वह तमाम अशिया हैं, वह तमाम चीज़ें हैं जो किसी भी बिज़नेस में मौजूद होती हैं सेल करने के लिए, यानी रीसेल पर्पस के लिए किसी भी बिज़नेस में मौजूद गुड्स को आप गुड्स का नाम देते हैं। ठीक है। मर्चेंडाइज, मर्चेंट से निकला है मर्चेंडाइज। मर्चेंट का मतलब होता है ताजर। ठीक है। इसी से भी हमें पता चलता है कि गुड्स वो तमाम अशिया हैं जिनको आप रीसेल पर्पस के लिए लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी बिज़नेस में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें नज़र आती हैं। वहाँ चेयर्स पड़ी हैं, फर्नीचर पड़ी हैं। ठीक है। और जो उस बिज़नेस में मौजूद स्टॉक है जो वो सेल करने के लिए रखा हुआ है वो तमाम चीज़ें पड़ी हैं। जनरल सेंस में अगर देख लें वो तमाम चीज़ें क्या हैं? अशिया हैं, गुड्स हैं। लेकिन अगर हमने प्रॉपर अकाउंटिंग को देखना है, अकाउंटिंग को फॉलो करना है, तो वहाँ पे वहाँ पे जाके अगर देख लें तो गुड्स कौन से होंगे? वो तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद जो वो रीसेल पर्पस के लिए रखता है वो गुड्स कहलाती हैं। यानी जो फर्नीचर फिक्सचर पड़ा वो गुड्स नहीं है। ठीक है। और जो मशीनरी प्रोडक्शन पर्पस के लिए वहाँ रखे वो भी गुड्स नहीं है। गुड्स वो चीज़ें हैं जो वो सेल कर रहा है, वो गुड्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है परचेजेस। परचेजेस का मतलब क्या है जी? परचेजेस का मतलब ये है कि वो तमाम अशिया यानी वो तमाम गुड्स जो आप परचेज़ करते हैं रीसेल पर्पस करने की, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम चीज़ों को परचेज़ करते वक्त ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन चीज़ों को हम सेल आउट करेंगे, तब इसका मतलब अकाउंटिंग में हम ले सकते हैं परचेजेस। अगर हम जाके कोई और चीज़ परचेज़ कर लेते हैं जिसका मकसद सेल करना नहीं है, ख़ुद यूज़ करना है, तो उसको हम अकाउंटिंग में परचेजेस का नाम नहीं देते। क्लियर हो गया? अकाउंटिंग में परचेजेस का नाम हम किन चीज़ों को देते हैं? उन तमाम चीज़ों को परचेजेस का नाम देते हैं जिनको हम परचेज़ करते वक्त या परचेज़ करने से पहले ही ये डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ें हम अपने बिज़नेस में लाएंगे और उनको रीसेल कर लेंगे। क्लियर है? अब जो परचेजेस है वो हमारे पास दो टाइप्स के परचेजेस होते हैं। क्लियर हो गया? कौन से दो टाइप्स के परचेजेस हो सकते हैं? परचेजेस हमारे पास एक होता है कैश परचेजेस, दूसरी होती है क्रेडिट परचेजेस। मतलब इन दोनों का ये है, अगर हम चीज़ें परचेज़ करने जाते हैं, अगर हम चीज़ें लेने जाते हैं और जब हम परचेज़ करते हैं उसी वक्त हम कैश की पेमेंट कर देते हैं तो वो कैश परचेज़ कहलाता है। अगर हम चीज़ें परचेज़ करें और हम उनसे ये एग्रीमेंट कर लें या एग्रीमेंट ना भी कर लें लेकिन उधार पे परचेज़ करते हैं, यानी कि हम हम चीज़ें परचेज़ करते वक्त कैश नहीं देते,
ठीक है, हम कैश नियर फ्यूचर बाद में पेमेंट करेंगे, उस केस में हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रेडिट परचेजेस कहते हैं। यानी उधार में अगर चीज़ें आप अपने पास लेके आते हैं तो वो क्रेडिट परचेज कहलाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रही है 5th पॉइंट, परचेज रिटर्न। या फिर इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। देखें, हम खुद को एक बिजनेसमैन कंसिडर कर लेते हैं। हम चीज़ें परचेज करके अपने पास लाते हैं, ठीक है, यानी रीसेल पर्पस के लिए। हो सकता है उन चीज़ों में कुछ डिफेक्ट हो, या चलें डिफेक्ट ना भी हो, किसी वजह से हम उन चीज़ों को वापस कर देते हैं। हम चीज़ें परचेज करके अपने बिजनेस में लेके आते हैं, किसी वजह से हम उन चीज़ों को वापस देते हैं, तब वो क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न कहलाता है। इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड। इसका दूसरा नाम है जी रिटर्न आउटवर्ड। यानी कि हम चीज़ें परचेज करके अपने बिज़नेस में लाते हैं, अपने बिज़नेस में इन करते हैं, किसी वजह से अगर हमने वापस करना हो तो हम उनको क्या करते हैं, बिज़नेस से वापस करते हैं, बिज़नेस से आउट हो रही होती है। इसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है परचेज डिस्काउंट या फिर सेल डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट या परचेज डिस्काउंट एंड सेल्स डिस्काउंट। देखें, हम चीज़ें परचेज करने जाते हैं, लेट्स सपोज हमने चीज़ें परचेज किए, 10,000 का बिल बन गया। क्लियर हो गया। हम उनसे कुछ डिस्काउंट ले लेते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, परचेज डिस्काउंट। हमने चीज़ें परचेज की, हमने उनसे डिस्काउंट लिया, हमारे लिए वो परचेज डिस्काउंट है। जिससे हम चीज़ें परचेज कर रहे हैं, वो गुड्स को, वो चीज़ों को सेल कर रहा है, उसके लिए वो सेल डिस्काउंट बन जाता है। क्लियर हो गया। दूसरे सेंस में अगर हम अपने खुद कंसिडर करते हैं कि हम बिजनेसमैन, हम चीज़ें सेल कर रहे हैं, कस्टमर हमारे पास आ गया, हमसे उन्होंने चीज़ें परचेज़ की और हमसे उन्होंने डिस्काउंट का ऑफ़र किया, ठीक है, डिस्काउंट मांगा तो हमने उनको डिस्काउंट कर दिया। क्लियर हो गया। अब हम सेलर हैं, हमारे लिए वो क्या है, सेल डिस्काउंट है। वो परचेज़र है, उसके लिए वो क्या है, परचेज डिस्काउंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आती है वो है अलाउंसेस। ये जो अलाउंसेस है ये भी एक डिस्काउंट की टाइप है, लेकिन यहाँ पे अलाउंसेस में हम अकाउंटिंग में जब इस टर्म को देखते हैं, इससे मुराद कि ये है कि किसी डिफेक्ट की वजह से किसी भी चीज़ की प्राइस में कमी को अलाउंसेस कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि अगर हम बुक शॉप में जाते हैं, जाके हम एक बुक परचेज़ कर लेते हैं, बुक हमने उठा के देख लिया, उसमें कोई नुक्स हमें नज़र आ गया, कोई 1-2 पेज मिस है या बाहर से टाइटल ख़राब है, हम कहते हैं कि सर ये इसकी कीमत अगर 500 है, यार इसकी कीमत क्या है, ज़्यादा है, ये थोड़ा सा देखें ख़राब है बुक, तो मैं इसकी कीमत आपको पूरे 500 नहीं दूंगा, मैं 300 दूंगा। तब उस केस में अगर वो दुकानदार एग्री होता है कि ठीक है आप 300 दे दें, चीज़ें ले लें, वो जो फ़र्क आती है उसको क्या कहते हैं, अलाउंसेस। यानी किसी डिफेक्ट की वजह से किसी भी चीज़ के प्राइस में कमी होने को अलाउंसेस कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है सेल्स। परचेजेस, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, परचेजेस यानी कि वो तमाम चीज़ें जिनको हम रीसेल पर्पस के लिए बिज़नेस में लेके आते हैं, ठीक है, यानी गुड्स को बिज़नेस में लेके आते हैं। अब सेल्स का मतलब क्या है, उन तमाम अशिया को, यानी गुड्स को जब आप बिज़नेस में लेके आए थे, ठीक है, सेल करने के लिए, अगर गुड्स को आप सेल करते हैं तो वो सेल्स का नाम आ जाता है। हमारे पास टर्म यूज़ होती है सेल्स। जो गुड्स होती हैं ना, उनके हमारे पास 2 अकाउंट बनते हैं, एक परचेजेस का अकाउंट बनता है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस कहते हैं, और अगर गुड्स को हम सेल करते हैं तो सेल्स का अकाउंट बनता है। इसी तरह सेम ये जो परचेजेस की तरह इसके भी हमारे पास 2 अकाउंट हैं, ये कैश सेल भी हो सकता है और
क्रेडिट सेल भी हो सकता है। यानी कि अब आप चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है, चीज़ें बेचते वक्त आप उसी वक्त उन चीज़ों की पेमेंट ले लेते हैं तो वो कैश सेल हो गया। अगर आप चीज़ें बेच दें और उसी वक्त कैश पेमेंट ना लें बल्कि नियर फ्यूचर बाद में पेमेंट आप ले लेते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, क्रेडिट सेल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स रिटर्न ऑन रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 9 पॉइंट है सेल रिटर्न, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। अब देखें हमने चीज़ें सेल कर दी, ठीक है, बिजनेस से चीज़ें चली गई। अब किसी डिफेक्ट की वजह से हमारा कस्टमर हमें वो चीज़ें वापस ला के देता है, वो क्या होगा, सेल रिटर्न होगा। यानी इससे सिनेरियो को समझें, चीज़ें हम सेल करते हैं, बिज़नेस आउट हो रही हैं, जा रही हैं, किसी डिफेक्ट की वजह से, किसी भी वजह से वो हमें चीज़ें वापस देता है तो बिज़नेस में गुड्स क्या हो रही हैं, वापस आ रही हैं, वापस इन हो रही हैं। इसी वजह से इसका नाम, इसके साथ इनवर्ड का नाम आ गया। क्लियर हो गया। रिटर्न, सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, ये दोनों नाम यूज़ हो सकते हैं, तो इसको आपने मिक्स नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आती है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, हम चीज़ें लेने जाते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन है, हम चीज़ें लेने जाते हैं किसी होलसेलर के पास, ठीक है, वहाँ जाके हमने चीज़ें परचेज़ की। लेट्स सपोज अगर हमारे पास हमने चीज़ें परचेज़ की, बिल हमारा बन गया 4000, हमें वो क्या करता है, कुछ डिस्काउंट दे देता है। लेट्स सपोज हमें 10% का वो डिस्काउंट दे देता है। हम चीज़ें परचेज़ करने गए हैं, 4000 का बिल बना और 10% हमें होलसेलर ने डिस्काउंट दे दिया। अगर 4000 का हम 10% निकाल लें, वो हमारे पास 400 आ गया, ठीक है, तो हमें कैश पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 3600। यानी हम चीज़ें उनसे उठा लेंगे और 3600 रुपये दे देंगे। अगर 4000 दे देते हैं लेट्स सपोज, तो 400 हमें डिस्काउंट वापस कर देता है, तो हमारे जेब से कितने पैसे जा रहे हैं, 3600 रुपये जा रहे हैं। और इसमें ये याद रखना, जब भी ट्रेड डिस्काउंट आ जाए तो हमने सिर्फ ये जो 3600 है इसकी एंट्री पास करनी होती है। ये जो 10% की अमाउंट होती है इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती, क्योंकि ये आपकी ही अमाउंट है, ये आपके पास से गया ही नहीं। क्लियर हो गया। ये था हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद है जी नंबर 10 और 11 में हमारे पास है डेटर या फिर अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है डेटर्स या फिर इसका दूसरा नाम है अकाउंट रिसीवेबल। इससे मुराद वह तमाम लोग हैं जिनको हमने उधार में चीज़ें बेची हैं। ठीक हो गया। देखिए यहाँ पे हमने क्रेडिट सेल किए हैं, यहाँ पे हमने क्रेडिट सेल किए थे। जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं, उधार पे सेल करते हैं, उन्होंने हमें बाद में पेमेंट करनी होती है। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेटर्स कहलाते हैं। जिनसे बिज़नेस को नियर फ्यूचर में बेनिफिट होना होता है वो बिज़नेस के डेटर्स कहलाते हैं या फिर अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है क्रेडिटर्स या फिर अकाउंट पेबल। आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में लेन देन आपको पता है चलती रहती थी।
चलती रहती है। ऊपर जैसे कि हमने देखा कि जिनको हमने चीज़ें बेची हैं उन्होंने हमें पैसे नियर फ्यूचर में देने हों तो डेटर कहलाता है। उसका अपोजिट हमारे पास क्रेडिटर हैं। जाहिर है हम भी चीज़ें लोगों से उधार में लेके आते हैं और हमने नियर फ्यूचर में उनको पेमेंट करनी होती है, वो क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स कहलाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में क्रेडिटर्स वो तमाम लोग होते हैं जिन्होंने आपको या आपकी बिज़नेस में कंट्रीब्यूट किया होता है, यानी कि आउटसाइडर की कंट्रीब्यूशन जो होती है उसको आप क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। ठीक हो गया? आउटसाइडर कंट्रीब्यूशन कौन से हो सकते हैं? आउटसाइडर कंट्रीब्यूशन, आउटसाइडर की जो कंट्रीब्यूशन बिजनेस में होती है उसको क्रेडिटर कहते हैं। लेट्स सपोज आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, क्लियर है, आपने वो पैसे बाद में देने हैं, वो आपके क्रेडिटर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? या फिर आपने उधार में चीज़ें ली हुई हैं, आपने पेमेंट करनी है, वो हमारे पास क्रेडिटर हो गए। क्लियर हो गया? उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है वो है कैश डिस्काउंट 13। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होती है? जब ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, अगर हमारे कस्टमर का बिल बन जाता है, कोई लेट्स सपोज जो भी अमाउंट बन जाता है, हमारे दरमियान ये एग्रीमेंट होता है, ठीक है, ओरल के 15 दिन बाद वो हमें पेमेंट कर देगा। हम कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं है, 15 दिन बाद आप पेमेंट कर दें। वो आ जाता है दूसरे तीसरे दिन ही पैसे उठा के आ जाता है कि यार ये पैसे ले लें, ठीक है, ये आपने पैसे देने थे, 15 दिन बाद देने थे, लेकिन अभी मेरे पास आ गए, आप ले लें। उस केस में हम क्या करते हैं? कुछ डिस्काउंट 1%, 2%, 3% डिस्काउंट छोड़ देते हैं, वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। क्लियर हो गया? या फिर हमने किसी को पेमेंट करना था, टाइम से पहले हम किसी को अमाउंट जो भी हमने पेमेंट करनी थी वो अगर हम देते हैं तो उसमें से हमें जो डिस्काउंट छोड़ दी जाती है वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। क्लियर है? हमारे कस्टमर हमारे पास आ गए, उन्होंने हमें पेमेंट कर दी, हमने कुछ डिस्काउंट छोड़ दिया, ठीक है, वो कहलाता है डिस्काउंट अलाउ। हमारे लिए क्या कहलाएगा? डिस्काउंट अलाउ। और दूसरा इसी के कैश डिस्काउंट का दूसरा सही क्या है? हमने किसी को पेमेंट करनी थी, हम चले गए, टाइम से पहले हमने पेमेंट कर दी, उन्होंने हमारे लिए कुछ डिस्काउंट छोड़ दिया, तो हमें वो क्या हो रही है? डिस्काउंट मिल रही है, तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट रिसीव। क्लियर हो गया? जब डिस्काउंट मिलती है हमें, डिस्काउंट रिसीव, जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउ, और जो डिस्काउंट अलाउ होती है उसको हम एक्सपेंस लेते हैं, और जो डिस्काउंट रिसीव होती है उसको हम इनकम या फिर रेवेन्यू लेते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद 14 पॉइंट हमारे पास है कैपिटल या फिर ऑनर इक्विटी। जो 14 पॉइंट है वो है जी कैपिटल और ऑनर इक्विटी। जो बिजनेस का मालिक होता है वो बिजनेस में जो कंट्रीब्यूट करता है वो कैपिटल कहलाता है या फिर ऑनर इक्विटी। इक्विटी का मतलब मलकियत। बिजनेस का जो ऑनर होता है उसका बिजनेस में कंट्रीब्यूशन, उसका जो भी कंट्रीब्यूशन बिजनेस में मौजूद है वो कैपिटल कहलाता है। दूसरा क्या है? ऑनर्स इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है मलकियत, ऑनर का मतलब जाहिर है जो मालिक होता है, मालिक की मलकियत। क्लियर हो गया? कैपिटल क्या है? जो बिजनेस में मौजूद और जो बिजनेस का ऑनर है उसके कंट्रीब्यूशन कैपिटल कहलाता है, और ये बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। क्लियर हो गया? उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ड्राइंग्स। देखें ड्राइंग्स, जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा कि बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यही पढ़ा था। बिजनेस एंटिटी क्या है?
बिजनेस अपनी अलग शनाख्त रखती है, बिजनेस का ओनर अलग शनाख्त रखता है। यहाँ पर ड्राइंग आ गई है। ड्राइंग का मतलब क्या है? ड्राइंग का मतलब कि बिजनेस का ओनर बिजनेस से जब पैसे निकाल के लेके जाता है तो आपने उसको एक टर्म से या रिकॉर्डिंग करनी है जिसको आप ड्राइंग का नाम देते हैं। यानी इससे मुराद ये है कि बिज़नेस में अगर बिज़नेस का मालिक कोई भी चीज़ लेके जाता है, ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि बिज़नेस का मालिक है जी चीज़ें ले गया, कोई मसला नहीं। अगर आपने प्रॉपरली अकाउंटिंग को फॉलो करना है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, एक नाम आपको उसको देना पड़ेगा कि क्या हुई हैं जी, ड्राइंग्स हुई हैं। ठीक है, अब जो ड्राइंग्स होती हैं वो कैश की सूरत में भी हो सकती हैं और गुड्स की सूरत में भी हो सकती हैं। आपको पता है कि बिज़नेस का मालिक है बिज़नेस से दो ही चीज़ें लेके जा सकता है, एक आपके पास गुड्स लेके जा सकता है, दूसरा कैश लेके जा सकता है। ठीक है, दोनों सूरत में या गुड्स लेके जाए या कैश लेके जाए, दोनों में आपने ड्राइंग्स का नाम, यानी वो जो लेके जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए जब लेके जाएगा तो हम उसको ड्राइंग्स का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास 16 पॉइंट आ रही है एसेट्स का। एसेट्स का मतलब होता है असासाजात। बिज़नेस के जो भी असासाजात होते हैं उनको एसेट्स कहते हैं। अब जो एसेट्स होते हैं ना, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो मेन दो चीज़ों को आपने याद रखना है। एक तो ये है कि जो बिज़नेस की ऑनरशिप में हो, यानी बिज़नेस की मलकियत हो। दूसरी क्या है, बिज़नेस उनसे फ़ायदा हासिल कर रहा हो। वो तमाम चीज़ें बिज़नेस के एसेट्स कहलाती हैं। लेट्स सपोज़ अगर कोई बिज़नेस है, ठीक है, जिस बिल्डिंग में वो बिज़नेस रन कर रहे हैं जिस बिल्डिंग में वो बिज़नेस रन कर रहे हैं वो बिल्डिंग उनकी मलकियत अगर है, ठीक है, और उसी बिल्डिंग में वो काम कर रहे हैं, बिज़नेस को रन कर रहे हैं। देखें, बिज़नेस उनकी जो बिल्डिंग है वो उनकी मलकियत भी है और वहीं पे वो अपनी बिज़नेस को रन कर रहे हैं, उससे फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं, वो उसका एसेट कहलाता है। क्लियर हो गया? दूसरे सेंस में अगर देख लें, अगर बिज़नेस किसी बिल्डिंग में चल रही है लेकिन वो बिल्डिंग उनकी अपनी नहीं है, वो रेंटेड है, रेंट माहाना तौर पे वो पे कर रहे हैं, उस केस में वो बिल्डिंग उनका एसेट नहीं कहलाता। क्लियर हो गया? उसके अलावा अगर हम देख लें कॉलेजेस में फर्नीचर वगैरह पड़े होते हैं, बच्चे बैठते हैं वहाँ पे। क्लियर है? हम देखें, हम जो इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं वो चेयर्स हमारे एसेट्स कहलाते हैं, वो हमारी मलकियत में भी होते हैं और उनको यूज़ भी कर रहे हैं, बच्चे बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चे हमें फ़ीस देते हैं, उससे हम फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ये थे एसेट्स। यानी एसेट्स के लिए आपने दो चीज़ों को याद रखना है कि एक तो हमारे पास है जो ऑनरशिप में हो, दूसरी चीज़ जिससे हम बेनिफिट्स हासिल कर रहे हों तो वो क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें कोई इशू आता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बता दिया करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो क्लियर कर दिया करूँगा। उसके बाद जो 17 पॉइंट है वो है हमारे पास लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जिम्मेदारियां। ठीक है, जिम्मेदारियां क्या होती हैं किसी भी बिजनेस की? बिजनेस में जो आउटसाइडर की कंट्रीब्यूशन होती है वो लायबिलिटीज़ कहलाती है। ठीक है, लेट्स सपोज हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो लोन वापस कर दें। क्लियर हो गया? इसी तरह हमने उधार पे चीज़ें ली हुई थी, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, उन चीज़ों की पेमेंट उन लोगों को, हमारे जो सप्लायर होते हैं उनको हम पेमेंट कर दें। ये कहलाती हैं बिज़नेस की जिम्मेदारियाँ। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं 18 पॉइंट पे। 18 पॉइंट नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? देखें, अकाउंटिंग पीरियड वो टाइम पीरियड है, वो टेन्योर है जिसमें हम अपने फाइनेंशियल पोजीशंस बनाते हैं।
ठीक है। किसी भी बिजनेस के रिकॉर्डिंग से लेकर फाइनल अकाउंट के बनाने तक के लिए हम एक टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं कि ये जो टाइम पीरियड होगा इसमें हमने अपने फाइनेंशियल पोजीशन निकालने हैं। वो 6 मंथ्स का भी हो सकता है, ठीक है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो सालाना भी हो सकता है। आमतौर पर जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो साल का ही होता है, ठीक है। 1 साल के अंदर ही आप क्या करते हैं, फाइनल अपने बिजनेस का फाइनल अकाउंट निकालते हैं कि हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन अब क्या आ गई वो फिर हम बाद में ही देख लें। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट, ये तमाम चीज़ें ऐसे होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती हैं, ठीक है। उसमें हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, तो वो बाद में ही जब हम चैप्टर्स को ओपन करेंगे वहाँ पर उनको डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपने ये याद रखना है, अकाउंटिंग पीरियड से मुराद वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप जो अकाउंटिंग में आप रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं उन तमाम रिकॉर्डिंग को आप स्टेप बाय स्टेप फाइनल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। यानी साल के आखिर में जाके जो प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है उस तमाम टाइम पीरियड को आप अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, ठीक है। आमतौर पर ये 1 साल का ही होता है। उसके बाद हमारे पास आती है 19 पॉइंट। 19 पॉइंट क्या है जी, रेवेन्यू या फिर इनकम। रेवेन्यू या इनकम क्या है, देखें हमने गुड्स परचेस करके लाए थे सेल करने के लिए। जब हम उन गुड्स को सेल आउट करते हैं, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि हमें क्या हो गई, इनकम हो गई है। When goods and services are rendered, क्लियर हो गया, तो वो हमारे पास आती है रेवेन्यू, क्लियर है। जब हम चीज़ों को सेल आउट करते हैं तब हम कहते हैं कि हमें क्या है, रेवेन्यू जनरेट हो गई है। उसके बाद हमारे पास आती है इनकम एक्सपेंसेस। रेवेन्यू इनकम का मतलब होता है आमदनी, क्लियर है। अब जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। एक्सपेंसेस से मुराद वो तमाम अखराजात है जो आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस कैसे कैसे कर सकते हैं, देखें हमने चीज़ें परचेज़ करके लाए, चीज़ें हमने परचेज़ की, पेमेंट की, खर्चे कर रहे हैं, बिज़नेस में परचेज़ करके लेके आए, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हो गए, बिज़नेस में रख दिया। अगर रेंटेड बिल्डिंग है, रेंट की पेमेंट हम कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। यूटिलिटी चार्जेस हम पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हैं। हमने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है, उसको सैलरी दे रहे हैं, एक्सपेंसेस है। ये तमाम जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सिर्फ रेवेन्यू या फिर इनकम के लिए, क्लियर है। ये था हमारे पास एक्सपेंसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आती है वो है नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। नेट इनकम या फिर नेट प्रॉफिट। नेट इनकम या नेट प्रॉफिट से मुराद क्या है कि जितनी हमारी रेवेन्यू या इनकम हुई थी, यानी जितने हमने गुड्स या सर्विसेज हमने रेंडर्ड किए, हमारे पास आमदनी आ गई है, उसमें से तमाम एक्सपेंसेस, तमाम अखराजात को जब हम निकाल के प्योर जो इनकम बचता है वो हमारा नेट इनकम कहलाता है, क्लियर है। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि इनकम या फिर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज़ योर नेट प्रॉफिट, क्लियर हो गया। यानी जितना भी हमें इनकम होता है, जितने भी हमें रेवेन्यू जनरेट होती है, उसमें से तमाम खर्चे अगर निकाल लें, आखिर में जो हमारे पास प्योर इनकम बच जाए वो हमारा नेट इनकम या नेट रेवेन्यू कहलाता है, क्लियर है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टर्म्स और कंसेप्ट वाला टॉपिक आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, उनको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में जिस चीज़ की आपको नहीं समझ आई है वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए उसको मज़ीद डिटेल के साथ बता सकूँ, क्लियर है। थैंक यू।